मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंटिन्यूड वीडियो। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। फाइनली हमारे यहाँ पर फैक्ट्रीज आ चुकी थी, इंडिया में काम जो है वो चलने लगा था। हम इंतज़ार कर रहे थे तो सिर्फ एक मौके का, कि एक मौका ऐसा मिल जाए हमको कि हम क्या करें, अपना काम जो है वो सुधारें और उसको आगे बढ़ाएं, है ना। क्योंकि पिछले वीडियो तक हमने देखा था कि मैंने एक कहानी जो इसी टॉपिक में आपको दी हुई है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सुना दी थी। आप दो एक बार चीज़ों को सुनोगे ना तो आपको दिमाग में अच्छे से रह जाएगी। रेलेवेंस उसका उधर भी था और यहाँ पर भी मैं आपको वही कहानी अच्छे से फिर से रिपीट करूंगी। तो इस टॉपिक में हमको क्या करना है, पिक्यूलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ समझना है। पिक्यूलैरिटीज मतलब क्या, विशेषताएं, है ना, कि क्या विशेषताएं थी हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हो रहा था हमारे यहाँ का, उसकी विशेषताएं क्या थी ये हमको समझना है। नाम थोड़े से चेंज कर दिया, नहीं तो ऐसे हम की फीचर्स भी लिख सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ हमको इसके अंदर समझनी है। तो देखो, जब हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज आई, सेटअप होना शुरू हुई, हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने उसके ऊपर पैसा लगाया, तो उनको ऐसा रियलाइज होने लगा अंदर से कि क्या करें, अब इसके अंदर गुड्स क्या बनाएं, कौन से गुड्स हम बनाएं, है ना। तो उन्होंने देखा कि गुड्स हम ऐसे बनाएं जिससे हमको फायदा मिले, है ना। क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटेन की इंडस्ट्री सेटअप थी और हम ये देख चुके थे कि ब्रिटेन जो है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड के अंदर काम कर रहा था, है ना। और हमारे यहाँ पर भी वो मैन्युफैक्चर्ड गुड ही भेज रहा था, यानी बना बनाया कपड़ा हमारे यहाँ पर भेज रहा था, ठीक है। अब अगर हम भी बना बनाया कपड़ा अगर बनाते तो हम उनके से compete नहीं कर पाते, क्योंकि वो जमे जमाए थे, है ना। तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने क्या किया, दिमाग लगाया, उन्होंने दिमाग से खेला। उन्होंने बोला कि अभी ये मैन्युफैक्चर्ड गुड बना रहे, बना बनाया सामान बना रहे, यानी कि एक ऐसे सामान बना रहे जो कंप्लीटेड है, फिनिश्ड गुड है, यानी कि कपड़ा पहन, जैसे आया मिल से और उसको आप पहन सकते हो, है ना। तो ऐसी चीजें बना रहे हैं। अब अगर हम भी इसी के अंदर लग जाएंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा। हम अभी उभर रहे हैं, है ना, अब अभी तो हम ऊपर आ रहे हैं और ऐसे में ही अगर हम कंपटीशन फेस करने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ऐसी चीज बनाएं जिसकी मार्केट में जरूरत है ना, या फिर बाहर भी उस चीज़ की ज़रूरत है, उसी चीज़ में अगर हम काम करें तो हमको पैसा भी मिलेगा। अभी इसमें हम पैसा लेते जाते फिर जैसे ही हमको कोई सा ऐसा मौका मिला कि हमने क्लॉथ प्रोडक्शन हम अपना शुरू कर सकते हैं तो हम वो भी करेंगे, है ना। तो अभी इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने क्लॉथ प्रोडक्शन नहीं किया, यानी कि फैब्रिक बनाना नहीं शुरू किया। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने सोचा है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने सोचा कि अभी थ्रेड की डिमांड है, क्योंकि वहां पर भी ब्रिटेन में भी उनको क्या चाहिए, रॉ कॉटन तो चाहिए ही, वीट चाहिए ही, इंडिगो चाहिए ही, और कॉटन में भी उनको थ्रेड, यार्न और ये तो चाहिए ही, क्योंकि उनको क्या करना है, कपड़ा बनाना है। तो क्यों ना हम अभी यार्न बनाते हैं, हम फैब्रिक नहीं बनाते, हम यार्न बनाते हैं कॉटन से और उसको वहां पर बेचते रहेंगे, तो उससे तो हमको पैसा मिलेगा और कंपटीशन भी नहीं होगा, है ना। तो हमने क्या किया, वी प्लेड सेफ, ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर हमने वो भेजना वहां पर शुरू कर दिया। अब उससे हमारा जो है वो पैसा काफ़ी हद तक अच्छा सा आ रहा था, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आया, धीरे धीरे करके हमको ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि यार हमको अब जो है स्वदेशी मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया था, है ना। अब लोगों को समझ में आ गई थी, क्योंकि अगर शुरुआत में ही हम फैक्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ बनाते या फिर फैब्रिक बनाते सीधे, तो हमारे लोगों को समझ ही नहीं थी, वो अभी भी मैनचेस्टर का ही सामान खरीदते, है ना। तो इसलिए हमने नहीं बनाया था। लेकिन अब हमारे लोगों में समझ आ गई थी, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया था, नेशनलिस्ट लीडर आने लगे थे, है ना। तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या सोचा कि ये बढ़िया टाइम है, और इन लोगों को अब समझ भी आ रही है कि हमको क्या करना है, अपने देश का बनाया हुआ सामान यूज करना है, उससे अपने देश को फायदा होता है। अगर दूसरे देश का बनाया हुआ सामान हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो दूसरे देश को फायदा होगा, है ना। तो हमने स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दिया, हमने फॉरेन गुड्स जलाना शुरू कर दिए। तो हमारे यहाँ के लोगों ने क्या सोचा कि ये अच्छा मौका है ना, ये अच्छा मौका है, ऑडियंस बनी हुई है, इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया, क्लॉथ का प्रोडक्शन धीरे धीरे करके शुरू कर दिया। क्लॉथ का प्रोडक्शन तो शुरू किया, और साथ ही साथ में जो नेशनलिस्ट लीडर्स है उनसे हमने डिमांड रखना शुरू कर दी कि आप भी, जैसे ब्रिटेन ने अपने टैरिफ बैरियर लगा रखा है, टैक्स पे इम्पोर्ट पे टैक्सेस लगा रखे हैं, ताकि दूसरा देश उनके यहाँ पे सामान ना भेज सके, उनकी इंडस्ट्रीज अच्छे से ग्रो हो सके, उनके यहाँ के लोग उन्हीं का सामान खरीदें। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। हमको अक्ल आई अब
कि हम भी क्या करें, अपने इस पे इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाएं, अपने इस पे इम्पोर्ट टैक्सेस लगाएं, क्योंकि मैनचेस्टर का जो सामान यहाँ पर आ रहा है फिर लोग उसी को खरीद रहे हैं, तो हमारा सामान कोई खरीद नहीं रहा है ना, तो हम भी टैक्स बढ़ा देते हैं अपना, तो फिर थोड़ा तो रुकेगा, कुछ तो रुकेगा, उन लोग को भी टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे नेशनलिस्ट लीडर्स से इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करने लगे, डिमांड करने लगे। अब वो जो मौका था जिसके लिए हम लोग बैठे हुए थे कि एक मौका हमको मिले, क्योंकि अभी तक हमने क्लॉथ प्रोडक्शन शुरू तो कर दिया था लेकिन ऐसे बहुत भयंकर वाला एक्सपांड नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है वो भयंकर वाला एक्सपांड होने वाला था। क्यों? भगवान ने बोला बेटा देर है अंधेर नहीं, आता हूं मैं, करता हूं तुम्हारी मदद। तो क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही शुरू हुआ तो ब्रिटेन का ध्यान जो है वो पूरी तरीके से वॉर पे लग गया। ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में वो लोग वेपन वगैरह बनाना शुरू करने लग गए, और क्या बोलते हैं, मतलब उनका जो एक एकदम पीक पे था ना, इंडस्ट्री जो उनकी पीक पे थी कि वहाँ पे कपड़ा बन रहा है और फिर वो इंडिया में भेज रहे हैं और अलग अलग दूसरे देशों में भेज रहे हैं, वो चीज़ से ध्यान उनका पूरी तरीके से हट गया और उनका ध्यान पूरी तरीके से वॉर में लग गया। तो अब जो मैनचेस्टर के सामान जो अभी तक इंडिया में आ रहे थे वो ट्रेड भी डिक्लाइन हो गया, क्योंकि सामान अगर यहाँ पर भेज रहे हैं तो वहाँ के लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ से सामान उठाओ, यहाँ पे भेजो, फिर ट्रेड करो। तो वो जो सारे लोग थे वो तो सारे के सारे वॉर में लगे हुए थे, तो कैसे यहाँ तक सामान आता। तो वहाँ का जो सामान यहाँ पर आ रहा था इंडिया में वो बहुत हद तक डिक्लाइन हो गया, और हमारे यहाँ पर तो स्वदेशी मूवमेंट चल भी रहा था, और हमने क्या कर दिया, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा ये मौका अच्छा है, बढ़िया बनाओ और ज़्यादा क्लॉथ बनाओ। तो हमारे यहाँ के लोग अब समझने भी लगे थे और हमने क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ा भी दी, और उस तरीके से हमारा क्लॉथ जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगे। ठीक है, और साथ ही साथ में वर्ल्ड वॉर के बाद में या ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर ऐसा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के थोड़े समय चलेगा और खत्म हो जाएगा, लेकिन वॉर जो है वो बढ़ गया। ठीक है, 4 साल तक चला था, वॉर बढ़ गया, तो अब वहाँ के लोग तो वॉर के अंदर लगे हुए हैं, उनका दिमाग तो पूरा का पूरा उधर लगा हुआ है, और यहाँ पर इंडस्ट्रीज बन चुकी है। तो हमारे यहाँ पर भी वो लोग डिमांड करने लगे कि हम लोग क्या करें, जूट बैग्स बनाएं, है ना, जूते बनाएं, सोल्जर्स के लिए कपड़े बनाएं, है ना, और भी जो घोड़े हैं या फिर जो म्यूल्स हैं दूसरे उनके ऐसी वो जो बनानी रहती लेदर वगैरह की, या फिर पीछे पहनने का, ये सारी चीज़ें भी हम लोग बनाए। तो हमको और ऑर्डर्स मिलने लगे, है ना, मतलब बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे जितना सामान बनेगा, जितने उधर के लोग खरीदेंगे, जितना सामान उधर जाएगा, तो हमारी इंडस्ट्रीज तो अच्छी चलनी है ना। तो इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण हमारी इंडस्ट्री जो है वो बढ़िया से चलने लगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट बहुत बुरा हुआ था। आप बोलोगे उस टाइम तो कह रहे थे इम्पैक्ट खराब हुआ था, आप कह रहे हो कि इंडस्ट्रीज चलने लगी। इम्पैक्ट देखो, जो खराब हुआ था वो कॉमन लोगों के ऊपर हुआ था, समझ रहे हो आप, कॉमन लोगों के ऊपर खराब हुआ था, और वो काफी हद तक वॉर जब खत्म होने वाला था उस टाइम पे ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग वॉर तो ठीक ठाक चल रहा था ना। तो अभी ये जो फायदे की मैं बात कर रही हूँ, ये इंडस्ट्रियलिस्ट फायदे की बात कर रही हूँ, जो जिन लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप करी थी ना, उन लोग का तो फायदा हुआ है ना, उन लोग का तो होगा। जितना सामान वो बनाएंगे, जितना बेचेंगे, जितना सामान बाहर जाएगा, उतना ज़्यादा फायदा होगा, और जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनको भी फायदा मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ, दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लगी। अब आपके दिमाग में आएगा एक सवाल कि क्यों मैम, वॉर तो कभी ना कभी ख़त्म हुआ, 4 साल बाद तो ख़त्म हुआ ही होगा, तो फिर क्या हुआ। तो फिर ऐसा हुआ कि अब वो वॉर के बाद में आ तो गए यहाँ पे, लेकिन अब काफ़ी हद तक हमने सेटअप कर लिया था हमारा। तो मैनचेस्टर का जो दबदबा पहले बना हुआ था उस तरीके से अब नहीं बन पाया। इंडिया का मार्केट तो उन्होंने खो ही दिया था, क्योंकि अब लोग समझदार हो गए थे, जो खरीदने वाले लोग थे वो समझदार हो गए थे। उनको समझ में आने लगा था कि हमको मैनचेस्टर का सामान नहीं खरीदना है, उससे हमारे देश को नुकसान होगा। तो वापस से जो मैनचेस्टर है या फिर जो ब्रिटेन है वो अपनी वैसी स्थिति नहीं जमा पाया जैसी उसकी वॉर के पहले थी, और काफ़ी हद तक ब्रिटेन जो है वो लोन में भी चला गया था। वॉर के बाद में डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे ना, तो वो लोन में भी चला गया था। और ऊपर से जो चाइना में वो लोग सामान भेजा करते थे या फिर जापान में सामान भेजा करते थे, वो चीज़ भी डिक्लाइन हो गई, क्योंकि वहाँ पर भी वहाँ की इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो गई थी। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या हो गई, ब्रिटेन के लिए सब कुछ कट गए, सारे सोर्सेस कट गए, ब्रिटेन जो है वो पूरी तरीके से परेशान हो गया, हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी चलने लगी थी। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, ये इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ की विशेषता है। अब जो है हम ये सोच रहे थे ना कि एक तो मौका मिल जाए हमको, हम थ्रेड से क्लॉथ के ऊपर आए, तो हम आ गए,
है ना, भगवान ने हमको मौका दिया। ठीक, यूरोपियन, अब वापस से इन सारी चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कहानी समझ में आ गई, क्लियर है। कहानी एक बार समझ में आ जाती है ना तो फिर आंसर राइटिंग बहुत ईजी हो जाती है। कहानी समझ में आनी चाहिए। अब मैं एक यहाँ पढ़ाऊँ फिर लाइन समझाऊँ, एक यहाँ पढ़ाऊँ फिर लाइन समझाऊँ, तो फिर आपको ऐसा वो समझ नहीं आए, मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए पहले मैंने हिंदी में पूरी कहानी बता दी लिंक करके, अब एक एक करके इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं चीज़ों को, और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो है वो अभी तक क्या कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी, है ना। वापस से शुरुआत पे जा रहे हैं हम, ठीक, कंफ्यूज मत होना। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज हमारी इंडस्ट्रीज को डोमिनेट कर रही थी, ठीक है। वो कुछ सर्टेन काइंड के प्रोडक्ट में ही इंटरेस्टेड थी, जैसे कि इंडिगो हो गया, ये थ्रेड हो गया, वीट हो गया, इन्हीं में इंटरेस्टेड थी, और वो चाहती थी कि यही चीज़ क्या हो, इंडिया से एक्सपोर्ट जाए, और वही चीज़ इंडिया में सेल ना हो, वही सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होके कहाँ पे जाए, ब्रिटेन में जाए। तो इनिशियली हमने क्या किया, दिमाग से काम लिया, हमने कंपटीशन से बोला कि हम दूर रहेंगे, हम क्या करेंगे, वी अवॉइडेड कंपटीशन विद मैनचेस्टर वुड। हमने मैनचेस्टर वुड के साथ में कंपटीशन अवॉइड किया। हमने कोर्स कॉटन यार्न बनाया, हमने फैब्रिक नहीं बनाया, क्योंकि फैब्रिक ऑलरेडी मैनचेस्टर से आ रहा था। अगर उससे compete करते तो हमारी इंडस्ट्रीज चल ही नहीं पाती, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। लेकिन फिर उसके बाद में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया, है ना। डिक्लाइन हो गए एक्सपोर्ट टू चाइना, चाइना में एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन होने लगे, एंड शिफ्टेड यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, यार्न से क्लॉथ प्रोडक्शन में शुरुआत कर दी कि चलो हम क्या करते हैं, क्लॉथ प्रोडक्शन अब हमको बनाना पड़ेगा। क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि हमारा यार्न जो है वो चाइना जापान में भी जाता था, लेकिन अब वहाँ पे उनका काम उनके हिसाब से चल रहा था, तो उन्होंने भी अपने इस पे इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा दी थी। तो अब हमारा यार्न हम चाइना और इधर नहीं भेज पा रहे थे, तो हमारा मार्केट यार्न का ऐसा लग रहा था कि ठीक है। तो हमने शुरुआत, मतलब वर्ल्ड वॉर आने के पहले ही, थोड़ा पहले से ही हमने क्लॉथ प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी थी। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर के बाद में तो और ड्रामेटिक हो गया, मतलब हमको और सहारा मिल गया। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्ड इन प्रोडक्शन बूम इन इंडिया, इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन क्रम्बल्ड आफ्टर द वॉर, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण हमने शुरुआत तो क्लॉथ प्रोडक्शन की वॉर से पहले कर दी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर ने हमको और अच्छे से सहारा दे दिया, तो हमारा प्रोडक्शन और जो है वो बूम हो गया, और ब्रिटेन जो है वो वॉर के बाद में उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी हद तक क्रम्बल हो गई, है ना। अब ऐसा है कि ये जो फैक्ट्रीज हैं, इतनी सारी फैक्ट्रीज बनी थी, तो क्या ये फैक्ट्रीज के अंदर ही सारे के सारे लोग काम कर रहे थे? हमने देखा था कि पहले विलेजेस में भी तो लोग काम कर रहे थे, कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी तो काम चल रहा था, तो क्या वहाँ पे काम बंद हो गया? तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे काम बिल्कुल बंद नहीं हुआ था। इनफैक्ट जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे वो वर्कफोर्स तो बहुत कम थी एज कम्पेयर टू वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अभी भी काम चल रहा था, और ज़्यादा काम चल रहा था, जैसा ब्रिटेन में हमने पढ़ा था ना, वैसा ही यहाँ पर भी था। और यहाँ पर तो ऐसा है कि हमने देखा ना कि वीवर्स और हैंडलूम की तो हालत ख़राब हो गई थी गोमस्ताज वगैरह आने के बाद में, लेकिन फिर इस हालत को और ज़्यादा ठीक कर दिया गया। मतलब ये हालत जो है वो संभल गई। कैसे संभल गई कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग थे उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ब्रिटेन में कैसे उन लोगों ने स्पिनिंग जेनी और इनको क्या करने लग गए थे, वो लोग मारने लग गए थे, ऐसा करने लग गए थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। हमारे यहाँ के लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करी जिससे काम उनका आसान हो जाए, काम जल्दी हो जाए, है ना। तो उन्होंने देखा कि फ्लाई शटल आया है, तो फ्लाई शटल क्या करता था कि रोप और उसके जैसा रहता था, रोप और अपनी पुली होती है ना, वैसा कि एक तरफ से खींचा तो फटाफट से स्पिंडल चलने लग जाते थे, है ना। तो यहाँ पर लोगों ने सोचा कि यार ये तो अच्छी टेक्नोलॉजी है, इससे तो कम समय में हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। यहाँ के लोगों का पर्सपेक्टिव अच्छा था, है ना। इन्होंने सोचा कि यहाँ पर कम समय में हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, जो 4 लोग करें वो 1 ही लोग, तो बाकी के 4 को कुछ और काम में लगा दो, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो उसमें जो इन्वेंशन थे वो बढ़ गए, और वहां पर प्रोडक्शन जो है वो और काफी ज्यादा इजी हो गया। समझ में आई बात? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अभी तक प्रीडोमिनेट कर रही थी। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो तो मेनली बड़े बड़े शहरों में थी, जैसे बॉम्बे हो गया, कैलकाटा हो गया, कानपुर हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ पर। तो अब सिर्फ बड़े बड़े शहरों में काम करेगी, तो बाकी शहर क्या कर रहे हैं, सारे के सारे तो वहाँ फैक्ट्री में जा नहीं सकते। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वहां पर अभी भी काम चल रहा था। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज क्या आप उनके बाहर से निकलो तो आपको पता ही नहीं चले कि वहाँ पे अंदर 100-200 लोग बैठे और काम कर रहे हैं, है ना। तो वो लोग अंदर अंदर जो है वो काम करते थे, बड़े बड़े ऑर्डर्स लेते थे, और फिर उनको भले से वो ट्रांसपोर्ट बॉम्बे, कैलकाटा जैसी सिटीज़ में करवाया करते थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेंट मतलब
आगे थी टू दीज बिग फैक्ट्रीज. लार्ज इंडस्ट्रीज वर ओनली इन बंगाल एंड बॉम्बे. स्मॉल प्रपोर्शन काम करता था यहाँ पर. रेस्ट वर्कड इन स्मॉल वर्कशॉप एंड हाउस होल्ड यूनिट. बाकी के जो लोग थे वो स्मॉल वर्कशॉप और हाउस होल्ड यूनिट में ही काम कर रहे थे. हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपांडेड इन 1900 टू 1940. कैसे हुआ? वीवर्स जो है वो सर्वाइव कर पाए बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद. तो ये सारी चीजें कैसे हुई? तो ये चीज हुई बाय अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया विच वॉज लेस कॉस्टली एंड पुश प्रोडक्शन. ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जिसको खरीदने में ज़्यादा पैसा ना लगे और प्रोडक्शन भी अच्छे से आगे बढ़ जाए, विच वॉज लेस कॉस्टली एंड पुश्ड प्रोडक्शन, जैसे कि फ्लाई शटल. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? बढ़िया, अपने को दिक्कत आई लेकिन फिर भी, मतलब परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब थी लेकिन फिर भी संभल गए, है ना. अब ये जो वीवर्स हैं इसके अंदर हमको दो ग्रुप देखने को मिले वीविंग में भी. एक पहले जो कि कोअर्स क्लोथ प्रोड्यूस करते थे और दूसरा जो फाइन वेराइटी क्लोथ प्रोड्यूस करते थे. अब जो कोअर्स क्लोथ प्रोड्यूस करते थे वो कौन खरीदता था? जो पुअर लोग थे, जो वर्कर लोग थे, वो लोग खरीदते थे. तब उनके लिए वीवर्स कोअर्स क्लोथ बनाते थे. जो वीवर्स में भी जो गरीब थे, जिनके पास में ज़्यादा फाइन वेराइटी रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा नहीं था, जो ठीक ठाक वेराइटी का रॉ मटेरियल था, ठीक ठाक वेराइटी का ये कॉटन था, उसको खरीदते थे और उससे वो कोअर्स क्लोथ बनाते थे. फिर उस कोअर्स क्लोथ को कौन खरीदता था? वो भी गरीब लोग ही खरीदते थे. अब ये कोअर्स क्लोथ की खरीदी जो है ये फ्लक्चुएट होती रहती थी, लेकिन कभी लोग ज़्यादा खरीदते थे, कभी एकदम ख़त्म हो जाती थी. क्यों? क्योंकि जो खरीदने वाले हैं उनकी इनकम अगर अच्छी है ना, अभी पैसा आ रहा है, हार्वेस्ट आई है, पैसा निकला है, तो फिर वो लोग खरीदेंगे. लेकिन जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है या फिर डिप्रेशन वाली स्थिति ऐसी आ गई है तो फिर ये लोग कपड़े नहीं खरीदते थे, जो पड़े हुए उसी में चलाते थे. तो ऐसा पहली कैटेगरी. दूसरी कैटेगरी कौन सी थी? वीवर्स में, जिन लोगों के पास में थोड़ा बहुत पैसा था, जो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल या रॉ कॉटन खरीद सकते थे, वो फाइन वैरायटी ऑफ ये जो क्लॉथ है ये बनाते थे. फिर इनको कौन खरीदता था? इनको जो वेल ऑफ फैमिली थी वो लोग खरीदते थे, है ना. और इवन जो वेल ऑफ फैमिलीज थी वो यूजुअली यही प्रेफर करती थी कि हाथ से बनाया हुआ कपड़ा खरीदें, क्योंकि हाथ से बनाया हुआ कपड़ा जो रहता है उससे वो जो है वो कुछ हट के बना होता है एज कम्पेयर टू बाकी. अब जैसे मिल में जो क्लॉथ बन के आया है वो तो एक जैसा रहता है ना, बन के आया है एक जैसा. अब आप जो पहन के जा रहे हो सकता है 4 लोग और दूसरे भी आपको मार्केट में मिल जाए वैसे ही कपड़ा पहने हुए. तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मिल में बना हुआ होता है ना. वहीं अगर हाथ से डिजाइनर से आप कपड़े बनवा रहे हो तो वो वैसे डिजाइन किसी और के पास में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसी बंदे ने बनाई है. ठीक है, और आपने उसको आइडिया दिया कि ऐसा नहीं ऐसा बना लेना. जो वेल ऑफ फैमिली थी वो इस तरीके से भी कपड़े को डिजाइन करवाती थी. तो जो हैंडमेड है, हैंडमेड गुड्स जो हैं वो जो है दे कुडंट बी रिप्लेस बाय मिल. ठीक है, तो मिल जो है वो हैंडमेड गुड्स को रिप्लेस नहीं कर पाई, है ना. जो है मिल जो है वो हैंडमेड गुड को रिप्लेस नहीं कर पाई, क्योंकि मिल जो है वो डुप्लीकेट बनाती थी वीव्स, जबकि ये जो हैंडमेड गुड थे स्पेशलाइज्ड होते थे. समझ में आई बात? वीवर्स हैड हार्ड लाइफ. इन सारी चीज़ों के बाद में भी अगर वीवर्स की लाइफ का कंक्लूजन हम निकालें तो वीवर्स की ज़िंदगी बड़ी कठिनाइयों से भरी थी, है ना. उनके पास में लेस प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब पैसा कभी आता था कभी नहीं आता था. लंबे लंबे वर्किंग आवर्स पे काम करना पड़ता था. इवन इनफैक्ट पूरे के पूरे घर वाले लग जाते थे काम के लिए. बट दे वर नॉट सिंपली रेमिनेंट्स ऑफ पास्ट टाइम्स इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज या फिर इन द एज ऑफ इंडस्ट्रीज. मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक दौर बन के रह गए, ऐसा नहीं है. वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हिस्ट्री में. देयर लाइफ एंड लेबर वॉज इंटीग्रल पार्ट टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. एक इंटीग्रल पार्ट रहा है ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. समझ में आई बात? तो ये क्या है हमारी पिक्यूलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की क्या विशेषताएं थी, है ना. तो हमने किस तरीके से अपना प्रोडक्शन बूम किया ये आपको समझ में आ गया होगा. साथ ही साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो अभी तक भी प्रीडोमिनेट कर रही थी, ऑल्दो फैक्ट्रीज बन गई थी, क्योंकि फैक्ट्रीज जो है वो मेन सिटीज़ में थी, बड़ी बड़े शहरों में थी, छोटे छोटे शहरों में अभी तक नहीं थी. समझ में आई बात? वर्कर की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दौर बन के वो रह गए हो, काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है ऑफ आवर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. समझ में आई बात कि नहीं? बोलो हाँ.
इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी वीडियोस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हिंदी मीडियम का चैनल भी बन चुका है। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हम 2 वीडियो दिखा के आपसे कोई भी पैसों की डिमांड नहीं करने वाले। फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स पे करवाया जाता है ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा एक्सेल कर सकें। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।